नमस्कार। आप सभी दर्शकों का ज्योतिष सरोवर में हार्दिक स्वागत है। अपनी आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मकर लग्न की जन्म कुंडली में बनने वाले राजयोगों के बारे में। साथ ही हमारे आज की इस वीडियो में एक दर्शक के प्रश्न का भी उत्तर दिया जाएगा। आइए बिना विलंब के चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, मैं पूर्व में भी राजयोग पर वीडियो बना चुका हूं और राजयोग पर चर्चा करने से पूर्व मैं कुछ विशेष जो योगकारक ग्रह हैं उनके बारे में बता देता हूं। फिर उसके बाद बताऊंगा कि इन ग्रहों की प्लेसमेंट के आधार पर राजयोग का निर्माण कैसे होगा। लग्न और लग्नेश, इसका महत्व आप सबको पता है। मैं पूर्व की वीडियो में बता चुका हूं कि लग्न और लग्नेश का महत्व कितना है। तो इसी तरह मकर लग्न की जन्म कुंडली में भी लग्नेश होते हैं शनि। तो यहां पर मकर लग्न के योगकारक ग्रहों में शनि, मकर लग्न के सर्वाधिक योगकारक ग्रह हैं शुक्र। क्यों है, इसके पीछे का कारण जानिए। देखिए, शुक्र स्वामी है पंचम भाव के और शुक्र स्वामी है दशम भाव के। पंचम भाव एक त्रिकोण और दशम भाव एक केंद्र। एक केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर के शुक्र बहुत शुभ हैं और सर्वाधिक योगकारक हैं। फिर बात आती है नवम भाव की। नवम भाव में कौन सी राशि है, तो कन्या राशि। इसके स्वामी कौन, इसके स्वामी बुध। बुध भी योगकारक है। अब मन में आपके प्रश्न आएगा कि बुध तो छठे भाव के भी स्वामी हैं, लेकिन नवम भाव के स्वामी होने की वजह से बुध यहाँ शुभ फल देंगे। हाँ, और इनकी जो राशि है कन्या राशि, मूल त्रिकोण राशि भी है, तो उस नियम के हिसाब से भी नवम भाव के फल ज़्यादा दृष्टिगोचर होंगे। कुछ प्रभाव छठे भाव का भी रहेगा। अगर मंगल की स्थिति देखी जाए तो मंगल दो भाव के स्वामी होते हैं यहाँ, एक तो चतुर्थ भाव और एक एकादश भाव। चतुर्थ भाव केंद्र में होने की वजह से शुभ है और इनके मूल त्रिकोण राशि भी चतुर्थ भाव में ही है। जब हम कारक ग्रहों की बात करते हैं, योग कारक ग्रहों की बात करते हैं, तो उस स्थिति में जो एकादश स्थान है उसके स्वामी को अशुभ माना जाता है, परंतु फिर भी यहाँ मंगल कुछ विशेष परिस्थितियों में शुभ फल प्रदान करेंगे, जो कि मैं बताऊंगा कैसे। अब आइए कुछ सूत्र की तरफ चलते हैं कि वो कौन कौन से सूत्र हैं जो यदि निर्मित हो रहे हैं मकर लग्न में तो राजयोग देंगे। एक बात यहाँ बता दूँ आप लोगों को मैं, कि जैसे अगर मैं किसी ग्रह का उच्चका बता रहा हूँ तो ये राजयोग बनाते हैं, परंतु इसके साथ ही हमें इनकी वर्ग कुंडली में क्या स्थिति है यह भी देख लेना अनिवार्य है। जैसे यदि शनि उदाहरणार्थ लेते हैं, यदि उच्च के हैं दशम में और यदि वर्ग कुंडली में वो नीच के हो गए, नवमांश दशमांश कुंडली में विशेषकर नीच के हो गए, तो उतने शुभ फल आपको नहीं मिलेंगे। तो इसका ध्यान रखिएगा। फिर प्रश्न मेरे पास आप लोग के ही आते हैं कि हमारा तो शनि उच्च का है, फिर भी उस हिसाब का हमें फल नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर ग्रहों के अंश की बात नहीं हो रही है। अंश जरूर देख लीजिएगा आप लोग कि अंश बल क्या है, उसके बाद ही किसी निर्णय पर आइएगा। यदि सभी चीज़ें मिल रही हैं, जैसे नवमांश और दशमांश में भी स्थिति अच्छी है, अंश बल भी अच्छा है और ग्रह उच्च के हैं, तो जो मैं योग बता रहा हूँ वो निश्चित रूप से आप पर घटित होंगे या जन्म कुंडली में ये योग घटित होते हैं। देखिए, जो पहला सूत्र है, यदि लग्न में शनि हो और दशम भाव में बुध और शुक्र हो तो यह एक अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। क्यों? लग्न में शनि होंगे तो लग्निश लग्न में ही है। अब इससे अच्छा क्या हो सकता है। साथ ही लग्न में शनि होने की वजह से षष्ठ नामक पंच महापुरुष योग का भी निर्माण हो जाएगा। दशम भाव में बुध और शुक्र, बुध जहां अपनी मित्र राशि में होंगे वहीं शुक्र अपनी स्वराशि और तुला राशि, उनकी मूल त्रिकोण राशि भी होती है, तो अपनी मूल त्रिकोण राशि में होंगे और शुक्र यहाँ मालव्य योग बना रहे होंगे। तो इस योग में देखिए दो चीज़ें हो गई, एक तो षष्ठ महापुरुष योग, दूसरा मालव्य। एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह बन जाएगी कि यहाँ पर नौमेश और दशमेश की युति हो जाएगी, जो कि स्वयं में बहुत ही योगकारक होता है। तो यहाँ तीन चीज़ें मिल करके अगर ये ग्रह स्थितियाँ बने तो कुंडली को काफ़ी सशक्त बना देंगी और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में खूब ऊंचा उठता है। मान सम्मान, प्रसिद्धि, कीर्ति
उसे सब कुछ प्राप्त होता है। आ जाते हैं दूसरे सूत्र की तरफ। दूसरा सूत्र है, यदि दशम भाव में शनि स्थित हो तो यहां शनि उच्च के हो जाएंगे। यहीं पर शुक्र भी स्थित हो, यानी दशम भाव में शुक्र और शनि की युति हो, नवम भाव में बुध हो, यह भी बहुत ही श्रेष्ठ योग देने वाला हो जाएगा। क्योंकि लग्नेश का दशम से संबंध बनना और लग्नेश दशम में उच्च के हो रहे हैं, दशमेश दशम में ही हैं, तो यहां भी शश और मालव्य दोनों महापुरुष योग बन जाएगा और भाग्येश भाग्य भाव में ही होंगे। और लग्नेश और पंचमेश का संबंध भी बन जाएगा, दशमेश का भी संबंध, और चूंकि शुक्र इस जन्म कुंडली में पंचमेश भी हैं तो कहने की आवश्यकता नहीं। केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है, दशमेश दशम में स्थित होकर के लग्नेश का दशम से संबंध बनना अपने आप में श्रेष्ठ। तो ये योग भी यदि बनता है तो जातक अपने जीवन काल में खूब ऊंचा उठता है, काफी मान सम्मान उसे प्राप्त होता है। यदि तृतीय भाव में राहु है, चतुर्थ भाव में मंगल हो, द्वितीय स्थान में गुरु हो, जबकि गुरु अकारक होते हैं फिर भी योग बनाएंगे। दूसरे घर में गुरु, तीसरे घर में राहु, चौथे घर में मंगल और दसम भाव में सूर्य बुध और शुक्र हो, तो ये योग भी मकर लग्न के जातकों को जीवन में खूब ऊंचा उठाता है। अब आपके मन में एक और सवाल आएगा कि सूर्य तो यहाँ अष्टमेश है, तो और नीच के होकर के यदि वो दशम में स्थित हो रहे हैं तो मैं इसे अच्छा क्यों कह रहा हूँ? आना स्वाभाविक है। एक तो बात मैं आपको बता दूं कि सूर्य और चंद्रमा को अष्टमत्व का दोष नहीं लगता। एक तो दोष यही कैंसिल हो गया। दूसरी बात कि नीच के होकर के सूर्य स्थित है, तो मैंने क्या कहा, सूर्य बुध और शुक्र, तो जब शुक्र भी वहां स्थित होंगे तो सूर्य का नीच भंग होगा। और दशम भाव में सूर्य दिग्बली भी होते हैं, उन्हें डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलता है, तो ये कुंडली बहुत सशक्त हो जाएगी। और यहाँ जब गुरु स्थित होंगे तो गुरु की नवम दृष्टि जाएगी जो कि अतिरिक्त बल प्रदान करेगी। पराक्रम में राहु स्थित होकर के पराक्रमी बनाएंगे। और मंगल चतुर्थेश का भी संबंध बनेगा, चतुर्थेश और नवमेश का संबंध बनेगा, चतुर्थेश और दशमेश का संबंध बनेगा। ऐसा जातक राजनीतिक जीवन में भी काफ़ी ऊंचा उठ सकता है। यहाँ मैंने शनि की चर्चा नहीं की, पर शनि का बलि होना अनिवार्य है, क्योंकि शनि लग्नेश है और मकर लग्न की जातकों के लिए शनि का बलि होना परमावश्यक है। अगले सूत्र की तरफ बढ़ूँ उससे पूर्व एक छोटा सा प्रश्न है एक दर्शक का, वो ले लेता हूँ। दर्शक का नाम है प्रहलाद पाठक जी। प्रहलाद जी ने पूछा है कि तुला लग्न की जन्म कुंडली में यदि शनि दूसरे भाव में स्थित हो जाए तो क्या ये अच्छा नहीं होते क्या? अब देखिए, जैसे मकर लग्न में शनि लग्नेश है, उसी प्रकार तुला लग्न में शनि सर्वाधिक योग कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि चतुर्थ और पंचम के स्वामी होते हैं। और जब मैं तुला लग्न की चर्चा कर रहा था तो मैंने कहा था कि शनि जहाँ स्थित होंगे वहाँ वृद्धि करेंगे। तो दूसरा भाव किस चीज़ को दर्शाता है? दूसरा भाव दर्शाता है वाणी को, धन को, कुटुंब के सुख को। परंतु वहाँ राशि कौन सी है? वहाँ राशि वृश्चिक है, तो शत्रु राशि पर होंगे शनिदेव। अब वहाँ स्थित होकर के उतने शुभ फल वो नहीं दे पाएंगे जितना वो और राशियों पर दे पाते। पर इसका अर्थ कतई यह नहीं है कि वह बुरा करेंगे। हाँ, पर यही शनि यदि वक्री हो गए, ध्यान से सुनिएगा, अब आपके कुंडली में शनि की स्थिति देखिए, शनि यदि वक्री हैं और यदि डिविजनल चार्ट यानी नवमांश, दशमांश, षोडश वर्ग में भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं है तो उस परिस्थिति में अच्छा फल आपको नहीं मिलेगा। परंतु तुला लग्न में शनिदेव ज़्यादा अनिष्ट फल प्रदान नहीं करते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि शनि की चर्चा हो रही थी, इसीलिए मैंने यह प्रश्न भी ले लिया कि जो तुला लग्न के जातक होंगे उनके लिए भी एक समझना आसान हो जाएगा शनि के फल को, क्योंकि शनि सर्वाधिक योग कारक होते हैं तुला लग्न में। अब आइए मकर लग्न के एक अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। सूत्र क्या कहता है इसको ध्यान से सुनिएगा। यदि
चतुर्थीत और पंचमेश का राशि परिवर्तन है, अर्थात शुक्र स्थित हो जाए चतुर्थ भाव में और मंगल स्थित हो जाए पंचम भाव में, तो यह योग मकर लग्न के जातकों के लिए बहुत शुभ होता है। इसके पीछे दो कारण हैं और वो दोनों कारण क्या है सुनिए। पहला कारण ये कि आपने केंद्र और त्रिकोण का परिवर्तन, और परिवर्तन योग यदि केंद्र और त्रिकोण से बने तो कहने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही शुभ फल। अब यहाँ चतुर्थ भाव जनता को दर्शाता है, पंचम भाव शिक्षा को दर्शाता है, बुद्धि को दर्शाता है, चतुर्थ में हम शिक्षा का विचार करते हैं, तो इन चीज़ों में तो जातक को शुभ फल मिलेगा ही। साथ ही एक और सिद्धांत है ज्योतिष शास्त्र का, यदि कोई ग्रह अपनी ही भाव को देख ले तो अभाव बरी हो जाता है। तो जब यहाँ शुक्र स्थित होंगे तो यहाँ शुक्र सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे और ये इस भाव को बल मिलेगा तो दशम भाव बलशाली हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो मंगल यहाँ स्थित होंगे तो मंगल अपनी सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे और एकादश भाव भी बलवान हो जाएगा। तो जिसकी जन्म कुंडली में दशम भाव और एकादश भाव दोनों बलवान हैं, उसे जीवन में कितना मान सम्मान यश मिलेगा, उसे कितना लाभ मिलेगा, यह कहने की आवश्यकता नहीं। तो यह योग भी एक अत्यंत श्रेष्ठ योग है और यह बहुत कम मंचों पर आपको मिलेगा, यह भी बता दें। आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि शनि लग्न में हो, मंगल चतुर्थ भाव में हो, गुरु सप्तम भाव में हो, तो यह योग भी अत्यंत श्रेष्ठ। इस राजयोग में एक विशेष बात होगी, विशेष बात यह होगी कि यहाँ पर गुरु और शनि का संबंध बन जाएगा, और जब गुरु और शनि का संबंध बनता है तो व्यक्ति निसंदेह अपने कार्यों के द्वारा यश प्राप्त करता है, और ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक होते हैं, यानी वो समाज को एक नई दिशा प्रदान करते हैं, कुछ अलग हटके सोचते हैं, त्यागी होते हैं, उनका जन्म किसी खास मकसद के लिए होता है। तो यहाँ पर हो सके तो यह राजयोग आपको नेता ना बनाए, कोई ऊंचा पद ना दे, परंतु आपको ऐसी ख्याति दे सकता है, ऐसी प्रसिद्धि दे सकता है जो बहुत कम लोगों को मिलती है। तो ये कुछ विशिष्ट राजयोग थे मकर लग्न के। मकर लग्न में और भी कई तरीकों से राजयोग का निर्माण होगा, परंतु जो विशेष राजयोग हैं, जो लोगों पर फलित देखे गए हैं, उन्हें मैं आपके सम्मुख लेकर के आया, और आगे भी ऐसे ही राजयोग पर मैं चर्चा करते रहूँगा। यदि आपके मन में भी ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई एक प्रश्न, छोटा सा प्रश्न, जैसे प्रसाद जी का प्रश्न मुझे अच्छा लगा, कई लोग अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं और प्रश्न पूछते हैं, खैर मैं उसका भी उत्तर देता हूँ कोई एक प्रश्न हो तो, परंतु इस तरीके का प्रश्न आता है तो और लोगों का भी मार्गदर्शन हो जाता है। तो आज के कार्यक्रम बस इतना ही। ऐसे ही चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमें अपना प्यार देते रहें। नमस्कार।